हे व्हाट्स अप बड़ी, मैं यानी पंडित वीके मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। तो अकाउंटिंग गुरु में आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ द कॉस्ट अकाउंट के बारे में। आज हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लागू होते हैं। इसका सिर्फ एक रीजन है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आप देखते होंगे आपके इंडिया में या आपके आउट ऑफ वर्ल्ड में सभी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे फंक्शन नहीं करते, एक जैसे कार्य नहीं करते, तो उसमें लागू होने वाला जो मेथड है क्या एक जैसा ही होगा? नहीं। तो आपका आंसर सिर्फ यही है कि सर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफरेंट डिफरेंट भी कॉस्ट मेथड होंगे ही। हाँ जी, तो बेटे आज हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेथड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं लागत लेखांकन की। देखिए आप कुल मिला के आपके सिलेबस में 12 मेथड है। आपके सिलेबस में कितने मेथड है बच्चे? 12 मेथड है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि 12 का 12 एक ही लेक्चर में कवर कर दिया जाए। तो मैंने ये सोचा है कि 6 आज इस लेक्चर में कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका ट्यूसडे को उसमें 6 कवर कर देंगे। आज मंडे है तो 6 आज कवर कर लो और 6 ट्यूसडे को कवर कर लो। आपका पूरा का पूरा मेथड क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों समझ लिया जाए मेथड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी विद द अकाउंटिंग गुरु। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू किया जाए। मेरे पीछे आप लोग एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें मैंने 6 विधियों को लिख रखा है। जो बाकी 6 विधियां हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम लोग कौन कौन से मेथड को समझने वाले हैं एक बार पहले देख लेते हैं। पहला मेथड है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, दूसरा है आपका मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, तीसरा है आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और चौथा है आपका कॉस्ट प्लस मेथड, फिर अगला है आपका जॉब कॉस्टिंग मेथड या और फिर लास्ट है आपका टारगेट कॉस्टिंग मेथड। तो ये 6 मेथड आज हम समझेंगे और नेक्स्ट 6 मेथड हम लोग कवर करेंगे ट्यूसडे वाली लेक्चर में। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए आपका प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। ये बच्चों सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को समझ लेते हैं। अब देखो नाम से ही पकड़ो, क्या लिखा है? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड मतलब प्रक्रिया लागत विधि। अब प्रक्रिया लागत विधि ऐसी संस्थानों में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एक फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, उस फाइनल गुड्स तक हमें पहुंचने के लिए हमें ढेर सारे प्रोसेस से उसको गुजारना पड़े, ढेर सारे प्रोसेस से उसको क्या करना पड़े? गुजारना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर बना रहे हैं, आप शुगर बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, तो चीनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गन्ने की छटाई करनी पड़ेगी, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस उस गन्ने में से आपको रस निकालना पड़ेगा, लिक्विड निकालना पड़ेगा, ये हो गया आपका दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस उस लिक्विड को आपको गर्म करना पड़ेगा, ये हो गया तीसरा प्रोसेस। अब उस लिक्विड से आपको क्या बनाना पड़ेगा? शुगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए ना, आपको आपका फाइनल गुड्स क्या था? शुगर था, और शुगर तक पहुंचने के लिए आपने कितने सारे प्रोसेस से उसको क्या किया? गुजारा। तो इस विधि को हम ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं जहां पर फिनिश गुड्स को पहुंचने के लिए, फिनिश गुड्स को प्राप्त करने के लिए हमें ढेर सारे प्रोसेस से उसको क्या करना पड़े? गुजारना पड़े। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां पर कोई वस्तु निर्मित अवस्था तक, कोई वस्तु निर्मित अवस्था मतलब आपका फिनिश गुड्स पहुंचने तक अनेक विधियों या प्रक्रियाओं से होकर गुजरती हैं। जैसे शुगर का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अगला कि प्रत्येक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से क्या होती है? अलग होती है। बिल्कुल सही बात है भैया, गन्ने की छटाई ये अलग प्रक्रिया है, फिर गन्ने का रस निकालना ये अलग प्रक्रिया है, फिर गन्ने के रस को गर्म करना ये अलग प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है हर प्रक्रिया आपकी दूसरी प्रक्रिया से क्या होगी बेटे? बिल्कुल डिफरेंट होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहली प्रक्रिया का फिनिश गुड्स है, ध्यान से सुनो, जो पहली प्रक्रिया या जो पहले प्रोसेस का फिनिश गुड्स है वही फिनिश गुड्स दूसरे प्रक्रिया या दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल होगा।
क्लियर हो गया। और फिर दूसरे प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स है वो फिर अगले प्रोसेस का रॉ मटेरियल होगा। कहने का मतलब है कि हर प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से क्या होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। और हर प्रक्रिया की हमें कुल लागत और प्रति इकाई लागत को ज्ञात करना होता है। कुल लागत और प्रति इकाई लागत को हमें ज्ञात करना होता है, जिसमें हेल्प करता है कौन, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। जिसमें हेल्प कौन करता है, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। देखिए आगे लिखा भी है, इस विधि में प्रत्येक प्रक्रिया का अलग अलग खाता खोला जाता है, जिससे प्रत्येक प्रक्रिया की कुल लागत और प्रति इकाई लागत को ज्ञात किया जा सके। उदाहरण के तौर पर घी हो गया, शुगर हो गया, कोई भी केमिकल हो गया, साबुन हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस में सारा का सारा काम हो जाएगा, नहीं, आपको अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस में उसको रिफाइनिंग करना पड़ेगा, देन आपको फिनिश गुड्स प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों क्लियर हो गया आपका प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। हां सर, हमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे समझते हैं आपका मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। सर ये मल्टीपल कॉस्ट, अगला मेथड समझते हैं। अगला मेथड है आपका मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। देखिए क्या लिखा है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको समझाते हैं। इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तथा बाद में अंतिम उत्पाद निर्मित किया जाता है। अब समझिए क्या लिखा है, इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां पे छोटे छोटे पुर्जों को सबसे पहले हम लोग उत्पादित करते हैं। अब छोटे छोटे पुर्जों को उत्पादित करके हम लोग फिर उन पुर्जों को असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद फिर हम फाइनल गुड्स को बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक साइकिल निर्माता हैं, आप एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरर हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको टायर को निर्माणित करना पड़ेगा, आपको सीट निर्माण करना पड़ेगा, आपको उसकी बॉडी डिजाइन करनी पड़ेगी, देन उसके अंदर के रिम को डिजाइन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले छोटे छोटे पुर्जों को उत्पादित करना पड़ेगा, और जब वो छोटे छोटे पुर्जे उत्पादित हो जाएंगे तो फिर उन पुर्जों को जोड़कर एक फाइनल गुड्स को आपको क्या कर देना है, तैयार कर देना है। तो इस विधि का प्रयोग हम ऐसे संस्थानों के लिए करते हैं जहां पर छोटे छोटे पुर्जों या छोटी छोटी मशीनों को उत्पादित करके एक बड़ी मशीन को क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। और इस मेथड की खासियत यह है बच्चे कि हम यहां पर हर पुर्जे या हर नट और बोल्ट का अलग अलग कॉस्ट रखते हैं। देखिए क्या लिखा है, हर पुर्जे की लागत ज्ञात की जाती है। हर पुर्जे की लागत क्या होती है बच्चे, ज्ञात की जाती है। जैसे आपका साइकिल हो गया, टीवी हो गया, घड़ी हो गया, तो ऐसे उत्पादन, ऐसी संस्था जो इन सब चीजों का निर्माण करते हैं, तो उनके लिए मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड ही क्या होता है, यूज किया जाता है या यूज होता है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला समझते हैं। अगला क्या है बच्चे, आपका अगला क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड या समान लागत विधि। अब देखिए इस विधि का प्रयोग कौन सी संस्थाएं करती हैं। देखिए जब एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा एक सी लागत पद्धति अपनाई जाती है, एक ही प्रकार की, देखिए क्या लिखा है, एक ही प्रकार का व्यवसाय। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है जो कि मार्कर बना रही है, ठीक है, अब इस मार्कर को सिलो नाम की भी कंपनी बना रही है, इस मार्कर को कैमल नाम की भी कंपनी बना रही है, और इस मार्कर को पार्कर नाम की भी कंपनी बना रही है। तो यहां पर जो व्यवसाय है वो एक जैसा ही तो व्यवसाय है। अब एक जैसा अगर व्यवसाय है तो वहां पर एक जैसी ही तो कॉस्टिंग विधि का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ जी, किया जाएगा। एक और एग्जांपल समझो, आप लोग बाल कटवाने गए,
जब आप बाल कटवाने जाते हो तो चाहे आप इस नाई के पास जाओ या चाहे उस नाई के पास जाओ, सबका जो कॉस्टिंग होता है, सबका जो कटिंग का कॉस्टिंग होता है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है? हाँ सर सेम होता है भाई। 50 रुपए बाल यहां भी कटेगा, 50 रुपए का बाल वहां भी कटेगा, 30 रुपए की दाढ़ी यहां भी बनेगी, 30 रुपए की दाढ़ी वहां भी बनेगी। तो यहां पर जो संस्थाएं हैं वो एक ही कार्य कर रही हैं। तो जब वो एक ही कार्य कर रही हैं तो अलग मेथड क्यों अपनाएंगी? वो एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण कर रही हैं तो वो एक ही प्रकार की लागत विधि का क्या करेंगी बच्चे? प्रयोग करेंगी। क्लियर हो गया? देखिए अगला, अनेक वाणिज्यिक मंडल अपने सदस्यों को एक ही लागत पद्धति अपनाने का क्या दे देता है? सलाह दे देता है। रीजन कि आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सेव हो जाएगा, सामने वाला जो प्रोसेसिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा है, जो कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा है, उसी मेथड को आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेम ही तो है। आपका प्रोडक्ट क्या है बच्चे? सेम ही तो है। समझ में आया? हाँ सर। तो प्रोसेस कॉस्ट, तो आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहां इस्तेमाल किया जाता है? क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट प्लस मेथड, या बच्चों अगला समझ लिया जाए। अगला क्या है आपका? कॉस्ट प्लस मेथड। अब इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब देश में कोई भी आपत्ति काल वाली स्थिति आ जाए। अब जैसे इस समय हमारे देश में महामारी चल रही है, जैसा सबको पता है, कोरोना नाम की। अब जब ये कोरोना नाम की महामारी हमारे देश में आई तो जाहिर सी बात है हमें अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना है, हमें नए नए हॉस्पिटल को बनाना है। तो जब हमें नए नए हॉस्पिटल को बनाना है तो भाई हॉस्पिटल तो रातों रात बंद तो नहीं जाते ना। लेकिन अब देखिए, आपने सुना होगा कि एक हॉस्पिटल जो कि 2004 से शुरू हुआ था, 2008-10 में उसको जाके कंप्लीट हुआ। तो भैया हमारे पास 4 साल नहीं है कि हम आपको 4 साल दे देंगे हॉस्पिटल बनाने के लिए। आपको जल्द से जल्द वो कार्य करना होगा। तो हमें ऐसे समय में इस विधि का इस्तेमाल करना होता है। देखिए नाम समझिए, नाम से समझिए क्या लिखा है? कॉस्ट प्लस मेथड या लागत जोड़ विधि। देखिए क्या लिखा है? इस विधि का प्रयोग आपत्ति काल में कुछ शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु किया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको हॉस्पिटल बनाना है तो भैया आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनाना है। आगे, ठेकेदारों को ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारों को ठेका मूल्य ज्ञात किए बिना, आपको कॉस्ट नहीं पता है भाई, आपको 4 साल की कॉस्ट पता थी ना, 4 साल में ये आएगा, 4 साल में इतना लागत आएगा, लेकिन आपको तो 2 महीने या 10 दिन में उसको बना के देना है, तो आपको कॉस्ट नहीं पता है। तो यहां पर ये डिसाइड होता है कि जो भी आपका कॉस्ट आएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस कॉस्ट को तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसमें ऐड करके पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है प्लस उसमें हम लोग फिक्स्ड परसेंटेज या जो भी आपका परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को उसको क्या कर देंगे? पे कर देंगे। आगे देखिए क्या लिखा है? इस शर्त पर ठेका दे दिया जाता है कि ठेके की लागत जो भी कुछ आएगी उसी में कुछ प्रतिशत जोड़कर ठेके का मूल्य उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो बेटे क्लियर हो गया, आपका कॉस्ट प्लस मेथड कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर आपका आपत्ति काल चलता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब अगला देखिए, जॉब कॉस्टिंग या उपकार्य लागत विधि। आपका अगला है जॉब कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए इस विधि का प्रयोग कहां इस्तेमाल किया जाता है? इस विधि का प्रयोग ऐसे संस्थानों में किया जाता है जहां पर हम ग्राहक के अनुसार कार्य को परफॉर्म करते हैं। ग्राहक हमें जैसा कार्य दे देगा उसी के अनुसार हम वो कार्य कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस का नाम सुना होगा। हाँ सर सुना है। या जो प्रिंटिंग प्रेस होता है बेटे, वो आपके ग्राहक के डिमांड के अनुसार पोस्टर बनाता है, वो अपने ग्राहक के अनुसार पोस्टर को बनाता है। अब हर ग्राहक का जो पोस्टर माइंड है, जो दिमाग है पोस्टर को लेके, वो क्या एक जैसा ही होगा? नहीं। अगर 10 ग्राहक हैं तो 10 तरह के वो शेप, साइज, कलर
अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से वो बताएंगे कि भैया आप इसी हिसाब से हमारा पोस्टर बनाइए। तो बिल्कुल सही। तो यहां पर जो आदेश हमें प्राप्त होता है, जो निर्माता को वो आदेश प्राप्त होता है, किससे? आपके कस्टमर से, वो बिल्कुल अलग होता है किसी दूसरे कस्टमर के आदेश से। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इस विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पर आदेश अनुसार उत्पादन या कोई कार्य किया जाता है तथा प्रत्येक आदेश दूसरे आदेश से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो ये विधि ऐसे ही संस्थानों में प्रयोग की जाती है। जैसे आपका देखो, आप टेलर के पास जाते हो, हाँ सर जाते हैं। अब जब टेलर के पास जाओगे तो जाहिर सी बात है, टेलर आपके ही हिसाब से आपकी शर्ट या पैंट को बनाएगा, हाँ सर। तो हर कस्टमर क्या एक ही साइज का होता है? नहीं, कोई मेरे जैसा मोटा भी होता है, कोई पतला छोटा लंबा होता है ना। अलग अलग टाइप के कस्टमर, तो अलग अलग टाइप की शर्ट और पैंट होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर होंगी। तो सीधी सी बात है, अब टेलर क्या करेगा? आपका ऑर्डर लेगा और आपके ऑर्डर के अनुसार वो वर्क क्या करेगा बच्चे? परफॉर्म करेगा। तो बेटे ये प्रोसेस मेथड, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका मेथड समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर, ये मेथड हमें समझ में आ गया। अब अगला समझ लीजिए आपका टारगेट कॉस्टिंग। अगला है आपका टारगेट कॉस्टिंग मेथड। इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों या ऐसे संस्थानों में किया जाता है जहां पर किसी भी कार्य को करने से पहले ही उस कार्य से संबंधित कितनी कॉस्ट आएगी ये पहले से ही डिटरमाइन कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब देखिए जो बड़े बड़े पुल होते हैं या बांध होते हैं या जो सड़कें होती हैं, इनको शुरू करने से पहले ही इसकी कॉस्ट को डिटरमाइन कर लिया जाता है कि हाँ, ये कार्य को परफॉर्म करने के लिए इतना कॉस्ट मेरा लग जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लक्ष्य लागत विधि। तो इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां पहले ही उत्पादन शुरू करने से पहले ही उस उत्पादन की लागतों को ज्ञात कर लिया जाए। देखिए क्या लिखा है, इस विधि में निर्माण अथवा उत्पादन आरंभ करने से पूर्व ही निर्माण व्यय के लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, जैसे आपका पुल, सड़कें और बांध। तो बेटे ये है आपके 6 मेथड ऑफ द कॉस्टिंग अकाउंट। अब जो रिमेनिंग 6 है वो हम